हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। मैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को सम्राट अशोक के सारनाथ, जो बनारस में है, के स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 शेर हैं। इस स्तंभ में टोटल 4 शेर है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े हुए हैं। चारों शेरों के मुंह खुले हुए हैं, जो शौर्य का प्रतीक है। ये हमारे शौर्य का प्रतीक है कि जो मुंह खुला हुआ है। भारतीय संविधान सभा में इस कृति में सामने के भाग को 3 शेरों को ही अपने प्रतीक चिन्ह में लिया गया है। तीनों खड़े शेरों के नीचे आधार भाग पर एक चक्र, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित चक्र है। ये जो आधार भाग पर चक्र है, ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित एक चक्र है। इस चक्र को गति, विकास एवं धर्म का प्रतीक माना गया है। इस चक्र में नीले रंग की कुल 24 तीलियां। ये इम्पॉर्टेंट है, ये वनडे एग्जाम में पूछता है कि किस रंग का है और कितनी तीलियां हैं। आधार भाग पर चक्र के दाईं ओर एक बैल का चित्र बना हुआ है और ये बैल स्फूर्ति व परिश्रम का प्रतीक है। इसे भारतीय ग्राम व श्रम के प्रतिनिधित्व के तौर पर अपनाया गया है। चक्र के बाईं ओर वेगवान घोड़े का चित्र अंकित है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपका ये कि कितनी तीलियां हैं बस। इसे भी गति व ताकत के रूप में माना जाता है। भारत सरकार ने इससे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950, ये इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत आता नहीं है, बस ये आप लोगों को रहना कि कब अपनाया गया था हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, तो 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। और ये इसके आधार के मध्य में सत्यमेव जयते लिखा। ये वनडे एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि इसको सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की सदा विजय होती है। सत्यमेव जयते को भारत के राष्ट्रीय वाक्य के रूप में भी अपनाया गया है। तो आप लोग इसमें बस ये सत्यमेव जयते और मांडुक्य उपनिषद के वाला, और ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है और ये संविधान के उस पे बिल्डिंग पे भी अपनाया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। भारत का राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा है। इसमें 3 रंगों को प्रतीकात्मक तौर पर अपनाया गया है। यह 3 समान अनुपात वाली आड़ी पट्टियों से बना है, केसरिया, सफ़ेद व हरे रंग की। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, जो शौर्य, बलिदान, जागृति तथा त्याग का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी है, जो सत्य, सादगी एवं पवित्रता का प्रतीक है। सबसे नीचे गहरा हरा रंग समृद्धि का सूचक है। राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच चक्र है, जो गहरे नीले रंग में बना हुआ है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं, वही जो हमारे उसमें एम्बलम में था, 24 तीलियों वाला। चक्र का व्यास सफ़ेद पट्टी के बराबर होता है। यह चक्र सत्य को प्रगति के मार्ग का प्रतीक है। इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की आकृति से लिया गया है। ध्वज को तिरंगे के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, आज़ादी के 1 महीने पहले। इसे 24 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धवार्षिक अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह ध्वज अपने तीनों रंगों व चक्र के माध्यम से राष्ट्रवासियों को ईमानदारी से सत्य का मार्ग अपनाकर राष्ट्र को समृद्ध बनाने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 32 है। ये इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। संविधान में इसके सम्मान की रक्षा की भी व्यवस्था है कि इस आर्टिकल 19, यह प्रत्येक भारतीयों के गौरव का प्रतीक है, अतः इसका प्रयोग व प्रदर्शन दोनों ही नियमानुसार होने चाहिए। आम नागरिकों में ध्वज के प्रति श्रद्धा का भाव देखते हुए राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2022, ये नवीन जिंदल वाला केस है, में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही अब राष्ट्रीय ध्वज को घर की छतों, सभी राजकीय भवनों में आम दिनों में भी फहराया जा सकता है। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, आप लोग तो देखे ही होंगे। राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। भारत का राष्ट्रीय गान गुरु व रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत के रूप में लिखा था। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, इस गीत को तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता के शीर्षक से 1912 में छापा गया था। इस गीत को सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, बस ये है कि राष्ट्रगान को किसने लिखा हुआ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इस गीत में बड़ी संपूर्ण भारत भूमि को छठ व देश प्रेम के
की भावना को देखते हुए इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाने का निर्णय किया गया। इसमें कुल 5 पद है। राष्ट्रगान में प्रथम पद को लिया गया। इसमें जो 5 पद थे पहले पद को ही लिया गया है। इसमें 5 छंद और 13 पंक्तियां हैं। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है और इसे गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। भारतीय राष्ट्रगान के 27 दिसंबर 2015 को 104 वर्ष पूरे हो गए थे और अभी जो 27 दिसंबर 2022 बीता है 111 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये हमारा राष्ट्रगान है। जनगण मनगण, ये आप अधिनायक जय, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत। तो ये बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता मिला है और राष्ट्रगान में है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चटर्जी ने सन 1882 में अपने उपन्यास आनंद मठ में यह गीत लिखा था। वो तत्वबोधिनी सभा की पत्रिका में था हमारा राष्ट्रगान। वंदे मातरम गीत को सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया। भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया। राष्ट्रगीत में संपूर्ण गीत का प्रथम पद ही अपनाया गया है। राष्ट्रगान में भी पहला पद और इसमें भी पहला ही पद अपनाया गया है। इस गीत की कुल गे अवधि लगभग 65 सेकेंड है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया। राष्ट्रीय गीत को संगीत की अनेक धुनों में आजमाया गया, लेकिन मान्यता पन्नालाल घोष द्वारा बनाई गई धुन को ही मिलती है। जो म्यूजिक का पेपर होता है, इस पेपर में पूछता है कि राष्ट्रीय गीत को किसके द्वारा लिखे गए धुनों में ही मान्यता मिली हुई है। तो ये पन्नालाल घोष द्वारा बनाई गई धुनों में ही मान्यता मिली। यदि धुन राष्ट्रीय गीत में अपनाई गई है। वंदे मातरम गीत का प्रथम पद इस प्रकार है, जैसे वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयम शीतलम वंदे मातरम। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर। ये हमारे वनडे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि हमें इंग्लिश कैलेंडर तो जनवरी फरवरी ये याद रहता है, लेकिन हमें ये जो हमारा अपना राष्ट्रीय पंचांग वाला कैलेंडर है कि कौन से महीने शुरुआत होती है, कौन सा महीना लास्ट होता है, ये आर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है। तो किसी को याद ही नहीं रहता इंस्टेंट कि कौन सा होता है। तो भारत के राष्ट्रीय पंचांग में शक संवत को अपनाया गया है। शक संवत और विक्रम संवत 2 होता है, यहाँ कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग शक संवत एकदम अच्छे से 2 अक्षर है शक संवत। बाद में ये 78 ईस्वी में आरंभ होता है, 78वीं ईस्वी में आरंभ था। इस संवत का प्रथम महीना चैत से आरंभ होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहला महीना कब से आरंभ होता है, चैत से, और इसका अंतिम महीना फागुन होता है। शक संवत में एक वर्ष 365 दिनों का होता है। इसका प्रथम महीना चैत अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च की तारीख से आरंभ होता है। लीप वर्ष में यह 21 मार्च से शुरू होता है। शक संवत में ग्रेगोरियन की भांति 12 महीने होते, जैसे कि इंग्लिश कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, वैसे ही शक संवत में भी 12 महीने। चैत से प्रारंभ होकर यह बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ एवं फागुन है। इसे भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अपनाया है। ये इम्पॉर्टेंट है। इसके माध्यम से सरकारी कार्य संचालित होते हैं। इसके अपनाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य है राजपत्र में वर्णन, आकाशवाणी का इसी से राजपत्र में वर्णन है, इसी का आकाशवाणी का प्रसारण भी इसी कैलेंडर के हिसाब से होता है। सरकार द्वारा जो जारी किए गए कैलेंडर है इसी के हिसाब से होता है। नागरिकों को संबोधित पत्र शक संवत के अनुसार ही देश व राज्य का वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म होता है और 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष आरंभ होता है। तो शक संवत 22 मार्च से शुरू होता है। ये हमारा शक संवत का कैलेंडर है और ये आप लोग देख लीजिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। उसके बाद आता है हमारे राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल। राष्ट्रीय पशु के रूप में भारत में पैंथर टाइग्रिस बाघ को अपनाया गया। ये इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ये अत्यंत भव्य एवं सुंदर प्राणी है। यह धारीदार चमकीला पीले रंग का पशु है। बाघ अपने दमखम, फुर्ती, आक्रामकता और सुदृढ़ता के लिए जाना जाता है। भारत का नाम जिस राजा भरत के नाम पर पड़ा, वह भरत भी बचपन में शेरों के साथ खेलता था। भारत के वनों में बाघ बहुतायत में हैं। वह अपनी अपार शक्ति के कारण सम्मान और प्रशंसा का पात्र है। भारत का रॉयल बंगाल टाइगर एशिया महाद्वीप में प्रसिद्ध है। भारत में कथों की
बाघों की घटती संख्या रोकने के लिए विशेष प्रयास किया गया है। ये हमारे नेशनल पशु हैं। और इसके बाद आता है राष्ट्रीय पक्षी। नेशनल बर्ड, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसे प्राणी विज्ञान में पावो क्रिस्टेटस के नाम से जाना जाता है। मोर अपने रंगों की छटा व समृद्धि के लिए पहचाना जाता है। इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी एवं लोचदार, सिर पर सिक्के नुमा या मुकुटनुमा कलगी होती है। इसकी आँख के नीचे हल्का सफ़ेद निशान होता है। इसकी कलगी अत्यंत आकर्षक होती है। गर्दन के नीचे वाला भाग मिट्टी के रंग जैसा होता है। मोर अपने नृत्य के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा भी माना जाता है कि जब मोर नृत्य करने लगे तो वर्षा अवश्य होती है। मोर का बोलना भी समृद्धि का पूर्व घोष माना जाता है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन डे एग्ज़ाम, ऑल एग्ज़ाम, PCS हो, UPSC हो, आपका ROAR हो, पेट, गेट, जो भी एग्ज़ाम हो, TGT, PGT, बैंक का, सब में आता है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में। इसे जो हमारे पक्षी हैं, इन लोगों को पूर्ण संरक्षण दिया गया है। तो ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसे वनस्पति विज्ञान में लेलम्बो न्यूसीफेरा कहा जाता है। वाणी, विद्या व संगीत की देवी सरस्वती जी जो हैं, इसी पुष्प पर विराजमान मानी जाती हैं। पुराणों व धार्मिक ग्रंथों में भी इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। लगभग सभी देवों का यह अत्यंत प्रिय पुष्प रहा है, ये जो हमारा कमल है। ठीक, अब आता है राष्ट्रीय जलीय जीव। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009, ये इम्पॉर्टेंट डेट है। कभी कभी वनडे एग्जाम में ये डेट पूछता है कि डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, तो 5 अक्टूबर 2009 को। तो इसको क्यों? तो इसकी ग्राह्य शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और ये प्राण शक्ति तथा प्रतिध्वनि निर्धारण की क्षमताओं से अपने शिकार का पता लगा लेती है कि हमारा शिकार कहाँ पे है। ये हमारा डॉल्फिन है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय मुद्रा, जो पहले र लिखा रहता था, अब र में एक चिन्ह है, तो उसी को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में, नेशनल करेंसी के रूप में अपनाया गया है। ऐसे अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोपीय संघ के यूरो के बाद 5वीं ऐसी मुद्रा बन के जिससे उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में पहचाना जाता है। रुपये का यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के अक्षर R को मिला करके बनाया गया है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। यह रेखा हमारे राष्ट्रध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार किया है। ये इम्पॉर्टेंट डेट है कि कब स्वीकार किया गया है। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर D उदय कुमार ने बनाया गया था। जो चिन्ह उन्हें होता है वो लोग का पूरा एक कंपटीशन होता है। तो इस चिन्ह को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों डिजाइनों में से चुना जाता है। कोई भी चिन्ह होता है कंपटीशन में चुना जाता है। इस प्रतियोगिता में भारतीय नागरिकों से रुपये के नए चिन्ह के लिए डिज़ाइन आमंत्रित किए गए थे। ये हमारा नेशनल करेंसी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर। धन्यवाद।